आज के टॉपिक में हम लोग डॉपलर प्रभाव और ध्वनि के गुण पढ़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग साइंस लुसेंट साइंस के बुक का टॉपिक को ध्वनि कर रहे हैं। ध्वनि के अंतर्गत आने वाले टॉपिक्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग डॉपलर प्रभाव पढ़ेंगे और ध्वनि के गुण पढ़ेंगे। आज की वीडियो में ध्वनि चैप्टर समाप्त हो जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। तो आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डॉपलर प्रभाव। इस प्रभाव को ऑस्ट्रिया के भौतिकी वेत्ता क्रिश्चियन जॉन डॉपलर ने सन 1842 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार श्रोता या स्रोत की गति के कारण किसी तरंग, ध्वनि तरंग या प्रकाश तरंग की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। अर्थात जब तरंग के स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को तरंग की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होने की घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। इसकी निम्न स्थितियाँ होती है। फर्स्ट है, जब अपेक्षिक गति के कारण स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी घट रही होती है तब आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है। जब आपेक्षिक गति से श्रोता तथा स्रोत के बीच दूरी बढ़ रही होती है तब आवृत्ति घटती हुई प्रतीत होती है। ध्वनि तरंगों के लिए आभासी आवृत्ति प्रेक्षक के सापेक्ष ध्वनि का वेग बाय स्रोत के सापेक्ष ध्वनि का वेग गुने वास्तविक आवृत्ति। डॉपलर प्रभाव के कारण ही जब रेलगाड़ी का इंजन सीटी बजाते हुए श्रोता के निकट आता है तो उसकी ध्वनि बड़ी तीखी अर्थात अधिक आवृत्ति की सुनाई पड़ती है, और जैसे ही इंजन श्रोता को पार करके दूर जाने लगता है तो ध्वनि मोटी अर्थात कम आवृत्ति की सुनाई पड़ती है। ये पढ़े हम लोग। डॉपलर प्रभाव के कारण ही जब रेलगाड़ी का इंजन सीटी बजाती हुई श्रोता के निकट आती है तो उसकी ध्वनि बड़ी तीखी अर्थात अधिक आवृत्ति की सुनाई पड़ती है, और जैसे ही इंजन श्रोता को पार करके दूर जाने लगती है ध्वनि मोटी अर्थात कम आवृत्ति की सुनाई पड़ती है। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव। प्रकाश तरंगे भी डॉपलर प्रभाव दर्शाती है। ध्वनि में डॉपलर प्रभाव असममित एसिमेट्रिक होता है, जबकि प्रकाश में डॉपलर प्रभाव सममित सिमेट्रिक होता है। इसका तात्पर्य यह है कि ध्वनि में डॉपलर प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि ध्वनि स्रोत श्रोता की ओर आ रहा है या उससे दूर जा रहा है। इसके विपरीत प्रकाश में डॉपलर प्रभाव केवल प्रकाश स्रोत व दर्शक के बीच आपेक्षिक वेग पर निर्भर करता है। इस बात पर नहीं कि स्रोत दर्शक के निकट आ रहा है या उससे दूर जा रहा है। प्रकाश के डॉपलर प्रभाव द्वारा सुदूर तारों व गैलेक्सियों के पृथ्वी के सापेक्ष वेग तथा उनकी गति की दिशा ज्ञात की जाती है। खगोलज्ञ एडविन हब्बल ने डॉपलर प्रभाव द्वारा ही यह ज्ञात किया था कि विश्व का विस्तार हो रहा है। तारे के प्रकाश के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके प्रकाश की आवृत्ति में हुए परिवर्तन का पता लगाया जाता है। यदि कोई तारा या गैलेक्सी पृथ्वी की ओर आ रहा है तो उससे प्राप्त प्रकाश का तरंगदैर्घ्य स्पेक्ट्रम के बैगनी सिरे की ओर विस्थापित होता है, और यदि तारा या गैलेक्सी पृथ्वी से दूर जा रहा है तो प्राप्त प्रकाश का तरंगदैर्घ्य स्पेक्ट्रम के लाल सिरे की ओर विस्थापित होता है। अर्थात यदि स्पेक्ट्रम में लाल सिरे की ओर विस्थापित होता है अर्थात यदि स्पेक्ट्रम में प्रकाश रेखा बैगनी सिरे की ओर विस्थापित होती है तो प्रकाश स्रोत तारा या गैलेक्सी पृथ्वी की ओर आ रहा है, और यदि वह लाल सिरे की ओर अब विस्थापित हो रहा है तो प्रकाश स्रोत तारा गैलेक्सी सब पृथ्वी से दूर जा रहा है। अब है ध्वनि के गुण। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। प्रकाश की भांति ध्वनि भी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर टकराने पर पहले माध्यम में वापस लौट आती है। इस प्रक्रिया को ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। ध्वनि का परावर्तन भी प्रकाश के परावर्तन की तरह होता है, किंतु ध्वनि का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण इसका परावर्तन बड़े आकार के पृष्ठों से अधिक होता है, जैसे दीवारों, पहाड़ों, पृथ्वी तल आदि से। प्रतिध्वनि इको। जो ध्वनि किसी दृढ़ दीवार, पहाड़, गहरे कुएं आदि से टकराने अर्थात परावर्तित होने के बाद सुनाई देती है उसे प्रतिध्वनि इको कहते हैं। यदि श्रोता परावर्तक सतह के बहुत निकट खड़ा है तो उसे प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
इसका कारण यह है कि जब हमारा कान कोई ध्वनि सुनता है, हमारा कान कोई ध्वनि सुनता है तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर 0.1 सेकेंड तक रहता है। कितना सेकेंड तक रहता है? 0.1 सेकेंड तक रहता है। अतः यदि इस अवधि में कोई अन्य ध्वनि भी आएगी तो वह पहली के साथ मिल जाएगी। अतः स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक है कि परावर्तन सतह श्रोता से कम इतनी दूरी पर हो कि परावर्तित ध्वनि को उस तक पहुंचने में 0.1 सेकेंड से अधिक समय लगे। ध्वनि द्वारा वायु में 0.1 सेकेंड में चली गई दूरी = 0.1 × 332 = 33.2 मीटर। अतः यदि हम कोई ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो उसकी स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल की दूरी कम से कम 33.2 / 2 = 16.6 मीटर, लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। प्रतिध्वनि द्वारा हम समुद्र की गहराई, वायुयान की ऊंचाई, सुदूर स्थित पहाड़ की दूरी आदि की माप कर सकते हैं। अब है अनुरणन, रिवर्बरेशन। ध्वनि का हॉल की दीवारों, छतों व फर्शों से बहुत परावर्तन होता है। बहुल परावर्तन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण ही ध्वनि स्रोत को एकदम बंद कर देने पर भी हॉल में ध्वनि एकदम से बंद नहीं होती, बल्कि कुछ समय तक सुनाई देती रहती है। अतः किसी हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना अनुरणन कहलाता है, तथा वह समय जिसके दौरान यह ध्वनि सुनाई देती है अनुरणन काल, रिवर्बरेशन टाइम कहलाता है। अनुरणन काल का मान हॉल के आयतन तथा इसके कुल अवशोषण क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। T = 0.053 V/A, जहाँ T = अनुरणन काल, V = हॉल का आयतन, A = अवशोषक क्षेत्रफल। गणना द्वारा यह पाया गया कि यदि किसी हॉल के अनुरणन काल 0.8 सेकेंड से अधिक है तो वक्ता द्वारा दिए जाने वाला भाषण के शब्द व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देते। दीवारों पर अवशोषण पदार्थ का क्षेत्रफल बढ़ाकर या घटाकर अनुरणन काल को समंजित एडजस्ट किया जा सकता है। व्याख्यान हॉल या सिनेमा हॉल में अनावश्यक अनुरणन को रोकने के लिए हॉल की दीवारें खुरदरी बनाई जाती है अथवा उन्हें मोटे रंध्र पोरस पर्दों से ढक दिया जाता है। संरंध्र, मोटे संरंध्र पोरस पर्दों से ढक दिया जाता है, जिससे ध्वनि अवशोषित हो जाती है और मूल ध्वनि साफ सुनाई पड़ती है। फर्श पर भी इसी उद्देश्य से कालीन बिछाई जाती है। बादलों का गर्जन भी अनुरणन का ही एक उदाहरण है। अब है मैक संख्या एवं प्रघाती तरंगे, मैक नंबर एंड शॉक वेव्स। किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप व दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु की उस माध्यम में मैक संख्या कहते हैं। अर्थात मैक संख्या = किसी माध्यम में पिंड की चाल बाय किसी माध्यम में ध्वनि की चाल। वायुयान की चाल को मैक संख्या में मापा जाता है। यदि मैक संख्या का मान 1 है तो इसका अर्थ है कि पिंड की चाल ध्वनि की चाल के बराबर है। यदि मैक संख्या का मान 2 है तो इसका अर्थ है पिंड की चाल ध्वनि का चाल का दोगुना है, आदि। यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल प्राध्वनिक सुपरसोनिक कहलाती है। यदि मैक संख्या 5 है तो चाल अति प्राध्वनिक हाइपरसोनिक। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैक संख्या 1 से अधिक है तो सुपरसोनिक, 5 से अधिक है तो हाइपरसोनिक। जब पिंड की चाल प्राध्वनिक हो जाती है तो वह उसके पीछे माध्यम में एक शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ता जाता है। इस विक्षोभ के संचरण को ही प्रघाती तरंग, शॉक वेव्स कहते हैं। जब कोई प्राध्वनिक विमान किसी ऊंची इमारत के ऊपर से गुजरती है तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रघाती तरंगों के भवन से टकरा जाने के कारण काफ़ी क्षति पहुंचती है। ध्वनि का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका अपवर्तन हो जाता है, अर्थात वे अपने पथ से विचलित हो जाती है। ध्वनि के अपवर्तन का कारण है विभिन्न माध्यमों तथा विभिन्न तापों पर ध्वनि की चाल का भिन्न भिन्न होना। ध्वनि के क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर का असर होता है ध्वनि की चाल पे। टेम्परेचर बढ़ता है तो ध्वनि की चाल बढ़ती है। यही बोल रहे हैं यहाँ पर विभिन्न माध्यमों
और माध्यम में भी, जैसे ठोस में ध्वनि की चाल अधिक होती है, ठीक है, तो द्रव से अधिक ठोस में, और निर्वात से अधिक द्रव में। विभिन्न माध्यमों तथा विभिन्न तापों पर ध्वनि की चाल का भिन्न भिन्न होना, यही यहाँ पे बता रहा है। ध्वनि के अपवर्तन के कुछ परिणाम हैं। दिन में ध्वनि का केवल ध्वनि स्रोत के पास के क्षेत्रों में ही सुनाई देना और रात्रि में दूर दूर तक सुनाई देना। दिन के समय सूर्य की गर्मी के कारण पृथ्वी के समीप की वायु परतों का ताप ऊपर की परतों की अपेक्षा अधिक होता है, जिसके कारण पृथ्वी के समीप की वायु की परतों का घनत्व कम होता है, अर्थात ये परतें विरल माध्यम का कार्य करती है तथा जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ताप कम होने के कारण परतों का घनत्व अधिक होता जाता है, अर्थात ये परतें सघन डेंस माध्यम का कार्य करती है। अतः पृथ्वी पर स्थित ध्वनि स्रोत पी से ध्वनि तरंगे अविलंब पीएस की ओर झुकती जाती है, अतः चित्रवन तथा पृथ्वी से दूर हटती जाती है। यहाँ चित्रवन में दिखाया गया है। ठीक है, पीएस की ओर झुक जाती है तथा पीएस की ओर झुकती जाती है, देखिए झुक रही है तरंग, तथा पृथ्वी से दूर हटती जाती है, पृथ्वी से दूर जा रही है। उसके बाद है फलतः पृथ्वी पर केवल पी के आसपास की ध्वनि सुनाई देती है। इसके विपरीत रात्रि के समय पृथ्वी की सतह ठंडी होती है, जिसके कारण इसके समीप की वायु परतों का घनत्व ऊपर वाली परतों की अपेक्षा अधिक होता है, जिससे पृथ्वी के समीप की परतें सघन माध्यम व ऊपर वाली परतें विरल माध्यम का काम करती है। फलस्वरूप स्रोत पी से चलने वाली ध्वनि तरंगे धीरे धीरे अविलंब से दूर हटती जाती है, उसके बाद तथा पृथ्वी पर वापस लौट जाती है। यही कारण है कि हमें रात्रि में या ठंडी वाले दिनों में ध्वनि दूर तक अधिक स्पष्ट सुनाई देती है। अब है प्रणोदित कंपन, फोर्स वाइब्रेशन। फोर्स वाइब्रेशन, कंपन करने वाली वस्तु पर यदि कोई बाह्य आवर्त बल एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाया जाए तो जिसकी आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति से कंपन करने की चेष्टा करती है, किंतु शीघ्र ही वस्तु आरोपित बल की आवृत्ति से स्थिर आयाम के कंपन करने के लिए बाध्य हो जाती है, तो बाह्य आवर्त बल के प्रभाव में वस्तु द्वारा उत्पन्न इस कंपन को प्रणोदित कंपन कहा जाता है। अनुनाद, रेजोनेंस। अनुनाद प्रणोदित कंपन की ही एक स्थिति है। अनुनाद क्या है? ये फोर्स्ड वाइब्रेशन की ही एक स्थिति है। अनुनाद में प्रणोदित कंपन मतलब फोर्स्ड वाइब्रेशन की आवृत्ति वस्तु के स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है, अर्थात यदि बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो तब कंपन अनुनाद रेजोनेंस कहलाता है। सन 1939 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका का टैकोमा पुल यांत्रिक अनुनाद के कारण ही क्षतिग्रस्त हो गया था। उच्च गति की पवन पुल के ऊपर कंपन करने लगी जो पुल की स्वाभाविक आवृत्ति से लगभग बराबर आवृत्ति की थी। इससे पुल के कंपन अनुनाद की स्थिति में पहुंच गया। फलस्वरूप पुल के कंपन के आयाम में लगातार वृद्धि होने के कारण पुल टूट गया। सैनिक को पॉइंट अच्छा सुनिएगा, ये पूछा गया एग्जाम में। सैनिक को पुल पार करने का प्रशिक्षण अनुनाद से बचने के लिए ही दिया जाता है। किसी पुल को कंपन कर सकने वाले निकाय माना जा सकता है जिसके लिए स्वाभाविक आवृत्ति का एक निश्चित मान होगा। यदि सैनिकों के नियमित पड़ने वाले कदमों की आवृत्ति पुल की आवृत्ति के बराबर हो जाए तो अनुनाद की स्थिति आ जाएगी और पुल में अधिक आयाम के कंपन उत्पन्न हो जाएंगे। इससे पुल टूटने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसी कारण पुल पार करते समय सैनिकों की टुकड़ी कदम मिलाकर नहीं चलती। हमारा रेडियो भी अनुनाद के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। किसी रेडियो सेट को समस्वरित ट्यून करने के लिए रेडियो की धारिता के मान को तब तक बदला जाता है जब तक कि विद्युत की वह आवृत्ति न प्राप्त हो जाए जितनी आवृत्ति आर्य ध्वनि संकेत की है। एंटीना में छोटे विभवांतर या ये कौन सा बल है, ये हो जाएगा आपको
एंटीना में छोटे विभवांतर या विद्युत वाहक बल उत्पन्न किए गए होते हैं। तो कमेंट कीजिएगा सही बोले कि नहीं हम, यहाँ पर विद्युत वाहक बल नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो उत्पन्न किए गए होते हैं जो समस्वरित परिपथ के आयाम के बराबर का आयाम बना सके। ध्वनि का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंगें एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। यदि दोनों तरंगें उस बिंदु पर एक ही कला फेज में पहुंचती है तो वहाँ ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है। इसे समपोषी कंस्ट्रक्टिव व्यक्तीकरण कहते हैं। यदि दोनों तरंगें विपरीत कला में पहुंचती है तो वहाँ पर तीव्रता न्यूनतम होती है। इसे विनाशी डिस्ट्रक्टिव व्यक्तीकरण कहते हैं। ध्वनि का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का तरंगदैर्घ्य 1 मीटर की कोटि का होता है। अतः जब किसी कोटि का कोई अवरोध ध्वनि के मार्ग में आता है तो ध्वनि अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाती है। इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। यही कारण है कि बाहर से आने वाली ध्वनि दरवाजों, खिड़की आदि पर मुड़कर हमारे कानों तक पहुंच जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों का ध्वनि चैप्टर ख़त्म हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।